हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, हमने 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट की हुई है बच्चों आपके लिए, और हमने जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 4 और चैप्टर 14, 15 और चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे जो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनको, वो सारे चैप्टर हमारे 10th क्लास की प्लेलिस्ट में ऐड हैं, आप वहां पर जाके उनको देख सकते हो। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 3। देखिए, चैप्टर 3 का जैसे कि हमें नाम दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जो लीनियर इक्वेशन होंगे दो वेरिएबल की होंगी। अब वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए, जनरली जो हमारी इक्वेशन होती है उसके अंदर हमने देखा कि x और y कुछ इस तरह का इंक्लूड होते हैं, तो उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। जो भी हमारी इक्वेशन के अंदर x y कुछ ऐसी टर्म्स लगी हुई होती हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। सबसे पहले वेरिएबल देखिए, अगर कोई मुझे इस तरह की इक्वेशन दे दी जाए 2x + 3 = 4, तो देखिए इसमें जो ये लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब होता है जो x के आगे लगा हुआ है। इसके बाद जो ये टर्म होती है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो ये इस चीज का हमें पता होना चाहिए। और जैसा कि हमारे पास चैप्टर 3 है, आज जो हमने स्टार्ट किया है वो चैप्टर 3 है, तो देखिए चैप्टर 3 इसके अंदर हमें पेयर दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एक ये इक्वेशन है, एक और अलग से इक्वेशन दी जाएगी, और उसके अंदर कितने वेरिएबल होंगे? 2। यानी एक अगर x में है तो दूसरी इस तरह की इक्वेशन होगी। देखिए 2y + 1 = 0। तो देखिए एक इक्वेशन तो ये है, ठीक है। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। तो यानी कि एक पेयर हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है, या एक पेयर दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन का जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे। समझ में आया आपको कि हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? देखिए, एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जो इससे पहले हमने एक 4th चैप्टर किया था जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा की है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। कई बच्चे क्वेश्चन पेपर में जाके इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन 3rd चैप्टर से पूछा गया है या 4th चैप्टर से पूछा गया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जो 3rd चैप्टर का क्वेश्चन होगा उसके अंदर दो वेरिएबल यूज होंगे, एक x और दूसरा y। लेकिन अगर 4th चैप्टर से क्वेश्चन आएगा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है? देखिए ax² + bx + c। तो उसके अंदर देखिए हमारे पास x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो कितनी होगी? 2। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहां से आया है। कई बार क्वेश्चन 3rd, क्योंकि आपको ना इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, वो 3rd में भी आते हैं और 4th में भी आते हैं, जिसकी हमें क्या है? इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सिचुएशन आपको ऐसी देगा कि यहां पर आपको दो वेरिएबल लेके चलने पड़ेंगे, तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को। हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने आपको बता दिया है कि दो वेरिएबल कौन कौन से होंगे और किस प्रकार से होंगे, ठीक है। अब देखिए, जो भी एक इक्वेशन होती है उसका एक ग्राफ क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर। मान लो कुछ भी इक्वेशन दे दी गई, जैसे 2x + 4 = 0, यहां पर है 3y + 9 = 1, या कुछ भी दे रखा है, मान लो 2 दे रखा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह की आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है, ये इस तरह का कोई भी इक्वेशन आपको दिया गया है, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कैसा आने वाला है?
एक सीधी लाइन आएगा, मतलब इस तरह की लाइन होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसका जो ग्राफ आता है वो 3 तरह का आ सकता है। जो लाइन होगी वो कैसी होंगी, 3, मान लो 3 टाइप की हो सकती है। पहले टाइप की मान लो जो इसका ग्राफ आया है वो कुछ इस तरह का है, और जो इसका ग्राफ आया वो उसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, या दूसरा क्या हो सकता है, ये दोनों लाइनें कैसी हो सकती हैं, इस तरह की, ये भी इस तरह सीधी लाइन है, ये भी, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। या फिर तीसरी कैसी हो सकती है, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरी लाइन है, यहां पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैंने दूसरी लाइन इसी के ऊपर लगाई है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, इसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोल देते हैं। तो हमारे पास हमेशा 3 तरह के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन हमेशा 3 टाइप में ग्राफ शो करती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी आपस में, इस तरह का ग्राफ आएगा, या वो पैरेलल लाइन होंगी तो इस तरह का ग्राफ आएगा, या वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखिए, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तब तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, यानी यूनिक आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ये याद रखना है। अगर पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर है कोइंसिडेंट लाइन तो मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको पूछ लेता है तो सबसे पहले हम ग्राफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद बताएंगे अगर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, अगर मेनी सॉल्यूशन है तो कैसी लाइन है वो, कोइंसिडेंट लाइन। ये बेसिक्स है। ठीक है, इस चैप्टर का, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी इक्वेशन को, और अलजेब्रिकली कैसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए जो मैंने ये इक्वेशन लिख रखी है ये अलजेब्रिक फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक, जिसके अंदर हम वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन निकालते हैं, इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूं, दोनों लाइन का अगर मैं ग्राफ बना देता हूं तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ठीक है, हम तीनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज है आज हमारी 3.1। एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को, लड़की को कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 times यानी 7 गुना आयु का था। Also 3 years from now, और आज से 3 साल बाद I shall 3 times as old as you will be, और आज से 3 साल बाद मैं आपसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इस सिचुएशन को हमने रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अलजेब्रिकली होता है जब हम किसी इक्वेशन को निकालते हैं वेरिएबल की टर्म्स में। ठीक है, और ग्राफिकली होता है जब उसको ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए हम पहले अलजेब्रिकली निकालना सीखेंगे। ठीक है, कि इसको अलजेब्रिकली हमें कैसे निकालना है। तो देखिए जैसा हमें सिचुएशन दी गई है उसके हिसाब से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हम बनाएंगे। हम मान के चलते हैं कि जैसा उसने कहा, आफ्ताब बोल रहा है अपनी लड़की को कि आज से 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी मैं उससे 7 गुनी आयु का था, और आज से 3 साल बाद मैं सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो उसने बोला है। तो देखिए
आयु जो है हम लेट करके चलते हैं, हम मान के चलते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट द एज ऑफ, लेट आफ्ताब एज, लेट आफ्ताब हमने मान लिया कि उसकी आयु क्या है, x ईयर है, एंड लेट हिज डॉटर्स एज बी y ईयर, हिज डॉटर एज बी y ईयर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात है। तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब की एज होगी x माइनस 7 ईयर। ठीक है ना। देखिए इस चीज को आपने बहुत ध्यान से लिखना है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि x माइनस 7 कैसे आया है। मान लो जो आपकी एज है, आज जो आपकी प्रेजेंट एज है, तो आज मैं आपको पूछूं कि आज से 2 साल पहले आप कितने साल के थे। अगर आज आप 18 साल के हैं तो आज से 2 साल पहले कितने के थे, 16 साल के थे। तो इसका मतलब आपने उस 2 साल को माइनस किया है। आज जो आफ्ताब की एज है वो x ईयर हम मान के चल रहे हैं, तो आज से 7 साल पहले कितनी थी, x माइनस 7, और उसकी डॉटर की भी कितनी थी, उसकी डॉटर की भी एज कितनी थी उस टाइम पे, y माइनस 7 ईयर। अब हमें जो भी क्वेश्चन में दिया गया है हम उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 80 क्यों क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है ये, किसकी आयु ज्यादा है, आफ्ताब की, डॉटर की आयु तो कम है। ठीक है, यानी जो आफ्ताब था आज से 7 साल पहले, यानी x माइनस 7 साल जो उसकी एज थी वो कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था अपने पुत्री की आयु से। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। 7 को y से करेंगे 7y, और 7 को 7 से करेंगे 49। तो अब हमने x y वालों को एक साइड रखना है, और जो दूसरी टर्म है उनको, जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी साइड लेके जाना है इक्वल के। तो इसको देखिए यहाँ पे मैं लेके आऊंगा, ये वेरिएबल वाली टर्म एक साइड हो गई है, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 49 और प्लस का 7। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन ये आ गई है कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारी आ गई है इक्वेशन नंबर 1। देखिए एक सिचुएशन को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या है कि आफ्टर 3 ईयर, सेकंड सिचुएशन क्या है, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। अब 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज, अब तो उसकी है x साल, आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और जो डॉटर है उसकी एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। कहता है कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है कि आज से 3 साल बाद आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे कितनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का। ठीक है, यही कहा गया है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3 को y से करेंगे 3y, और 3 3 जा 9, और x प्लस 3। तो यहां से देखिए सेकंड इक्वेशन आ गई है। देखिए सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आ गई है कि x, ये y वाली टर्म हम इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की, और ये प्लस का 3 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है बच्चों। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये आ गई है अलजेब्रिक फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, ये इसकी अलजेब्रिक फॉर्म है। ठीक है,
इसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए, इसको हम अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो इसके लिए हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ग्राफ के लिए पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन के लिए, जिसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कोई भी 2 या 3 पॉइंट हम निकाल सकते हैं, जैसे यहां पर एक्स होगा और यहां पर क्या होगा, वाई, ठीक है। अब ये मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। देखिए x इज इक्वल टू, इस 7 y को उधर ले जाऊंगा मैं, माइनस का 42 है तो ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप y का मान कुछ भी रखिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पे y का मान 6 रख देता हूं, y का मान कितना रख दिया है मैंने, 6, तो यहां पर 7 6 जा 42 आएगा, माइनस का 42 प्लस का 42, तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे, 0। कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं मान लो 7 रख देता हूं तो 7 7 जा 49 और 46, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा प्लस का, कितनी आएगी एक्स की वैल्यू, 7 आ जाएगी, ठीक है। बस यही 2 वैल्यू काफी है, ठीक है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार हमने सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। अब देखिए मैं सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। ऐसे ही 2 वेरिएबल रख लेने हैं, एक्स और वाई, जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है जी। अब आप देखिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, ठीक है। अब सबसे पहले मैं y x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रख देता हूं, इसकी वैल्यू मैंने 0 रखी है, सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारे पास x की वैल्यू कितनी बचेगी, 6, x की वैल्यू कितनी बची है, 6। इसके बाद हम इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 9। इसी प्रकार और भी आप रख सकते हो, इसकी वैल्यू 2 भी रख सकते हो, इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 6 6 12 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। मतलब कि ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है जो वैल्यू मैंने रखी है आप भी y का मान उतना ही रखें, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ सेम आएगा, ग्राफ जो है वो क्या होगा, सेम आएगा। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले हमने इसको अलजेब्रिकली निकाला और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पहले भी 9th क्लास में भी ग्राफ बनाना सीख के आए हो, ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ के अंदर हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर होता है जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 0 होती है, ठीक है। अब देखिए जो ये एक्स एक्सिस होती है इसके ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, सारी के ऊपर वाई की वैल्यू क्या है, 0। और जो ये वाई एक्सिस है इसके ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, वाई का कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। अब हम अपने टेबल की तरफ आते हैं। जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाना है तो मेरे पास एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7। यहाँ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, बस हम 2 वैल्यू लेके चलेंगे इसकी, ठीक है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 9 और वाई की 1 है, तो यानी y की मैक्सिमम वैल्यू 7 तक है और x की कितनी है, 9। तो उसी हिसाब से हम इस इंटरवल को यहां पर नोट कर लेंगे। जैसे ये क्या है, 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4, 5 और 6, 7, 8 और यहां पर क्या है, 9 है, ठीक है। तो आपका ये 9 है। अब आपने क्या करना है, y एक्सिस पे हमने 7 तक लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो अब आप देखिए दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो आपने इस साइड भी पॉइंट ले लेने होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर y की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -1,
-2 -3 -4। इसी प्रकार यहां पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारे पास वैल्यू दी गई है हमें तो उनका ग्राफ बनाना सीखना है। तो देखिए अब आपको x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू कितनी है 0 और y का मान कितना है 6 है। तो देखिए x की वैल्यू इस लाइन पे 0 होती है और y का मान कितना लेना है +6, वो कहां पे आएगा, यहां पे आ गया है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। इसके बाद x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू भी कितनी है 7। तो देखिए x की वैल्यू 7 हमारे पास ये है। ठीक है, ये x की वैल्यू 7 है। ठीक है, और यहां पर ये y की वैल्यू 7 है। जहां पर भी ये दोनों टच होंगी, ठीक है, जो भी यहां पर कोऑर्डिनेट होंगे x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया है। ठीक है, हमने सिर्फ पॉइंट लेना है, ये तो मैंने आपको वैसे दिखाया लगा के। ठीक है, हमने सिर्फ पॉइंट लेना होता है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है, मतलब दोनों को आपस में मिलाना है। तो देखिए इसको ऐसे स्केल रख के मिलाना है आपने दोनों को। ठीक है, आप स्केल रखोगे तो इस तरह की एक सीधी लाइन आ जाएगी हमारे पास। तो ये देखिए ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी लीनियर इक्वेशन की चर्चा हम करेंगे। और लीनियर इक्वेशन जो होगी उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसा कि इसका आया है। अब आप देखिए इसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं हम सेकंड टेबल का। x की वैल्यू कितनी है 6 है, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू है 0। इस लाइन पे पूरी पे y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू कितनी है 6 है। नेक्स्ट है x की वैल्यू है 9, x की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, ये 9 है और y की वैल्यू है 1, ये y की वैल्यू 1 है। तो देखिए कुछ यहां पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को स्केल रख के ऐसे, ठीक है, जैसे भी आएगी ये लाइन, ठीक है, तो स्केल रख के हमने इसको ऐसे लाइन लगानी है। तो देखिए ये कुछ इस तरह की लाइन है, ये लाइन ऐसे जा रही है ऊपर वाली और नीचे वाली भी क्या है, कुछ इसी तरह की लाइन है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, बिल्कुल पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट होंगी। तो ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। बस हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, वो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके टच होंगी। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, अगर आपको दोनों पूछे जाते हैं तो आपने दोनों निकालने होते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा इसका। ठीक है, बाकी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम एज इट इज होगा। अब देखिए इक्वेशन बनाने हमने जरूर सीखनी है कि अगर हमें कोई भी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, उसको हम इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे, वेरिएबल को कैसे पुट करना है। ठीक है, ये सभी चीजें हमने सीखनी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन, क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपए में। एंड लेटर सी बाय अनदर बैट, और बाद में एक और बैट और 3 बॉल और खरीदता है और 1300 रुपए अदा करता है। हमने इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है। जियोमेट्रिकली ग्राफिकली ही रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि ग्राफिकली क्या है कि ज्योमेट्री वर्क है और इसको हम ज्योमेट्रिकली भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। पहले हम 1 बैट की कॉस्ट लेके चलेंगे। 1 बैट वो कितनी है, x रुपए है, कितनी है x रुपीज। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y रुपीज, हमने कितनी मान ली उसकी y रुपीज। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने कितने बैट लिए हैं 3 बैट। 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, एक बैट की कॉस्ट है x,
तो 3 बैट कितने के आएंगे, 3 से गुना कर देंगे जो 1 की वैल्यू है, यानी 3x प्लस एक बॉल की वैल्यू है y, और हमने बॉल कितनी खरीदी है 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6y इज इक्वल टू, दोनों की कीमत कितनी अदा की है 3,900 रुपीज। नेक्स्ट एक और बैट हमने खरीदा है, ये सेकंड सिचुएशन है, प्लस 3 बॉल और खरीदी गई है, यानी 3 बॉल की वैल्यू कितनी होगी 3y, क्योंकि एक बॉल का प्राइस y है तो 3 का कितना होगा 3y। तो हमारे पास जो टोटल आया है इसका वो 1300 रुपए है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या है, 2 इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली में क्या है, हमें इसका ग्राफ बनाना है, हमें क्या करना है इसका ग्राफ बनाना है। मैं इसकी इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास इक्वेशन जो आई है वो कुछ इस प्रकार की है कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये x है और यहाँ पर क्या है y। तो जैसे यहाँ पर इस जो ये हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले मैं इस दूसरे वेरिएबल को उस साइड ले जाऊंगा, तो 3900, ये उधर जाके इधर प्लस का तो उधर जाके किसको हो जाएगा माइनस का, और जो 3 यहां मल्टीप्लाई में है x के साथ वो कहां पे चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप x की वैल्यू जो है y की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू y की वैल्यू 500 पुट कर देता हूं, यहां पर कितनी पुट की है मैंने, इसको मैंने चलो इसको मैं 100 पुट कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने कितना पुट कर लिया है 100, y की वैल्यू कितनी रखी है मैंने 100। तो देखिए यहाँ पर 3,900 है, अगर इसमें से मैं 6 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 600। ठीक है, तो 600 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई है, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आ गई है, और जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है। इसके बाद यदि मैं इसकी वैल्यू कुछ और वैल्यू रख लेते हैं इसकी, मान लो मैं यहाँ पे 5 रख लेता हूँ, ना सॉरी 500 रख लेता हूँ, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5 के 30, 3000 आ गई है, तो इसमें से क्या 900 आएगा, और 900 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट है इसी प्रकार की टेबल हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारी टेबल है, ये x वेरिएबल है, ये y है, और इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। ठीक है, ये y 3y यदि प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू हम कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं 100 इसकी वैल्यू रखता हूं, y की वैल्यू कितनी रखी है 100, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1000 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू और बताइए कितनी रखनी है, तो कुछ भी रख लेते हैं, मतलब मैं इसकी वैल्यू रखता हूं ये रख लेते हैं, तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। हम पॉजिटिव प्लस का ग्राफ रखते हैं। ठीक है, वैसे जो मर्जी वैल्यू रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 500 भी रखना चाहते हैं तो लोग 500 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का
200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 200। अब हम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ग्राफ बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बोर्ड पे ग्राफ बनाने में गलती हो सकती है, लेकिन अगर इसी ग्राफ को आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हो तो आपने बहुत ध्यान से बनाना होता है। ग्राफ में बिल्कुल थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी है कि हमें इंटरवल क्या लेके चलना है। सबसे जरूरी ग्राफ में होता है इंटरवल, कि हम इंटरवल क्या लेके चलें, ठीक है। तो देखिए हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। इसको वाई डैश बोल देते हैं, इसको एक्स डैश बोल देते हैं। अब वैल्यू देखिए हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास हंड्रेड्स में है, ठीक है। तो हम इसीलिए जो वैल्यूज हैं उसको कैसे लेके चलेंगे, उसको ऐसे ले लेते हैं। देखिए यहां पर मैं ये ले लेता हूं 200, 400, 600, 800, 1000, ठीक है, 1200, ठीक है। इस तरह से वैल्यू मैंने ले ली है, ठीक है। यहाँ पे 1200 आ जाएगा। और इसी प्रकार मैं इधर लेके चलता हूं कि ये कितनी है? मैक्सिमम 500 तक है, तो इसको तो मैं 100 भी ले सकता हूँ, 100, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हमें 200 भी लेके चलना है तब भी हम ले सकते हैं, वैसे 100 से भी काम चल जाएगा। 100, 200, 300, 400 और यहाँ पर है 500, ठीक है। ये वैल्यू है। इसी तरह हम यहाँ पे लेके चलेंगे, जैसे इंटरवल उधर है इसी साइड, इस साइड भी क्या होगा? वैसा ही होगा, माइनस का 400, माइनस का 600, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर होगा माइनस का 100, माइनस का 200 और फिर 300, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा। अब आप देखिए आपको जो वैल्यू दी गई है हमने उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। एक्स और वाई वेरिएबल की जो भी वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 1100, तो कहां पर आएगी? देखिए 1000 है, 12 है, इसके बीच में आ जाएगी कहीं भी वैल्यू। और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100। वाई की वैल्यू कितनी है? 100। तो देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है y का वैल्यू है 500 और x का वैल्यू है 300। x का वैल्यू 300 कहां पे आएगा? यहाँ बिल्कुल बीच में आएगा। और y का वैल्यू कितना है? 500, वो कहां पर है? ये वैल्यू है। तो मैं यहां से इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करता हूं, तो कुछ यहां पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। अपने स्केल को रख के इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। अपने स्केल के साथ दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आ गया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ गया है जो कि एक सीधी लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो इसकी सेकंड इक्वेशन है, इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। y की वैल्यू कितनी है? 100, तो x की वैल्यू भी कितनी आई है? 100 आ गई है, ठीक है। मुझे गड़बड़ लग रहा है, 1000 आएगा शायद यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हमारे पास इक्वेशन थी 300, इसको हमने 3y को उधर जाके माइनस किया था। अगर इसको मैं 100 रखता हूँ तो क्या है? 300 हो जाता है, तो इसको माइनस करूंगा तो 1000 आएगा, ठीक है। वैल्यू को बहुत सही ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है? 100 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू है 500 और y की वैल्यू कितनी है? 500 और x की वैल्यू है -200। तो ग्राफ के मुताबिक पॉइंट कहां पर आएगा? ये 500 है, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए 2 पॉइंट है, ठीक है। इनको दोनों को ऐसे स्केल के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो देखिए आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जाके लाइन आपस में मिल जाएंगी। तो ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइन भी बता सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसके बाद जो लाइन आएंगी वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आप लोगों ने ट्राई करके देखना है, ठीक है जी। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। धन्यवाद।